जो मुरलीधर राव जी भी आज इस बात का उल्लेख करते हैं कि जीतने के लिए माननीय अमित शाह जी ने तो कहा 50 साल तक इस देश के अंदर कोई चुनाव जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्यों? हमारा कैडर पूरे देश के अंदर खड़ा है और उसके आधार पर हम सत्य के आधार पर काम करते हैं। इस मंत्र के साथ पार्टी के विजय रथ को खींचने वाले महारथी बीडी शर्मा को कमान संभाले 1 साल हो गया है। उनके नेतृत्व में इस अंतराल के दौरान बीजेपी न सिर्फ सत्ता में लौटी बल्कि उपचुनाव भी जीती। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बधाई देने उनके निवास पहुंचे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। लेकिन उनकी कुशल संगठन क्षमता का इम्तिहान अभी बाकी है। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है और फिर 2023 के आम चुनाव। लेकिन यह भी सही है कि वीडी शर्मा को कमान सौंपने के साथ ही बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन का दौर भी शुरू हो गया है, जिसकी झलक उनकी टीम में भी दिखाई दी। जो व्यक्तिगत हमारा अपना स्वार्थ होता है वो गौड़ हो जाती है। आज मैं इस जिम्मेदारी पर हूं, कल मुझे संगठन कहेगा तुमको ये काम करना है। अब और मुझे बनना चाहिए ऐसा नहीं। अब नई जनरेशन जो आनी है, नई परंपरा शुरू होनी, तो आज से क्यों नहीं शुरू करें। 50 के टारगेट को सेट करने बीजेपी तीसरी पीढ़ी की तरफ तो आगे बढ़ ही रही है। इसके साथ ही इस मंत्र को साकार करने देश में एक के बाद एक मुद्दे भी सेट कर रही है। नए नए प्रयोग करने में भी बीजेपी पीछे नहीं है। पिछले चुनावों में पार्टी ने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। पार्टी ने हजारों की संख्या में वर्चुअली रैली की। पार्टी कार्यालय भी हाईटेक बनाए जा रहे हैं। कार्यालय में अलग अलग प्रकार की आज के समय के अनुरूप भी कुछ चीज़ें क्या हो सकती हैं, नई तकनीकी के युग में क्या हो सकती हैं। अब पेपरलेस की बात चल रही है। हम संसद में, लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि अब लोकसभा पेपरलेस होगी, तो बजट की कॉपी नहीं दी गई। कितना बड़ा खर्च होता होगा। अब वो ऑनलाइन बजट की कॉपी हमको आ गई। आपको ज़रूरत है वो चीज़, आपको निकालना है, पढ़ना है। तो कार्यालय में इन चीज़ों का समावेश कैसे होगा। यानी बीजेपी हर स्तर पर परिवर्तन को अपनाकर आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ उसकी सबसे विरोधी पार्टी इन बदलावों को अपने नजरिए से देखती है। ये भाजपा वाले अक्सर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब ये दोबारा सरकार में आए, मोदी जी की दोबारा सरकार बनी, उसके बाद अभी तक ही कोई भी राज्य में पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत से सरकार नहीं बना पाए। 2017 के बाद ये किसी भी राज्य में स्पष्ट बहुमत से सरकार नहीं बना पाए। विपक्ष के नाते कांग्रेस का सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन बीजेपी हर परिवर्तन के साथ अगले 50 साल तक चुनाव जीतते रहने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी क्या अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठेगी? उसकी बीजेपी के संकल्प से लड़ने की क्या तैयारी है? यही देश के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। जुगल किशोर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और सत्ता के सारथी ये हमारी खास पेशकश है। और माफ़ कीजिएगा, कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनके लिए आप जिम्मेदार तो बहुत सारे लोगों को ठहरा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उंगली दूसरों पे उठाने के पहले आप खुद कहिए कि ठीक है साहब, ये हमारी सबकी समवेत कहीं ना कहीं कोई चूक रही होगी। तो छोटी सी तकनीकी त्रुटि थी जिसकी वजह से ये मुँह का अभिनय आपके सामने थोड़ी देर प्रस्तुत हुआ। चलिए अब लौटते हैं आज के मुद्दे की तरफ। और आज का मुद्दा जो मैं बात आपसे कहना चाह रहा था कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने की मंशा तो हम सब की होती है, लेकिन कई बार कोई चूक हो जाती है, जैसे हमसे हो गई थोड़ी देर पहले। और ये चूक कई बार बड़ी भारी पड़ती है। लोग कहते हैं साहब ये कैसे चूक हो गई, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं। बीजेपी की तरक्की में जो सबसे बड़ा योगदान है, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन है उसके उन तपस्वी राजनेताओं की मेहनत और परिश्रम जिन्होंने बिना किसी अपेक्षा के बीजेपी के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी विचारधारा के लिए अपने को समर्पित किया। कांग्रेस की सफलता में भी अगर अतीत में झांकें हम, तो वहाँ भी यही कारण मिलता है कि ऐसे नेताओं की बहुत लंबी श्रृंखला रही है जिन्होंने पद की लिप्सा कभी रखी नहीं, लेकिन पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। अब जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तीसरी पीढ़ी के नेता हैं वीडी शर्मा जी, उनका कहना है कि वरिष्ठ नेता बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, जो इस समय केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि हम एक बड़े रोड मैप, और वो रोड मैप 50 साल का रोड मैप लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन 50 सालों में बीजेपी को आगे बढ़ने के लिए गढ़ना होगा संगठन के साथ साथ उन तपस्वी राजनेताओं को भी, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर बीजेपी के लिए सब कुछ किया, और उन युवाओं को जौहरी की तरह तराशा भी, जिनके भीतर उनको लगा कि ये युवा, इन युवाओं में
मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और मौजूदा मध्य प्रदेश के चौथी बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं। तो ये संकल्प बीजेपी कैसे पूरा कर पाएगी? चुनौती आसान नहीं है। राजनीति में कई बार समझौते होते हैं, महत्वाकांक्षाओं के समर जो हैं वो भी सामने खड़े होते हैं, महत्वाकांक्षाओं की शमशीरें चमकती हैं, टकराती हैं, लेकिन बीजेपी इन सारी चीज़ों पर अपनी विचारधारा रूपी संयम या विवेक कह लीजिए काबू पाती रही है। लेकिन अगर वो एक लंबे रोड मैप पर काम कर रही है तो उसे कुशाभाऊ ठाकरे के युग में, प्यारेलाल खंडेलवाल के युग में भी लौटना होगा, आधुनिक तकनीकी के साथ। चलिए आज इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, कई पुस्तकों के लेखक शिवनराग पटेरिया जी। मैं बहुत स्वागत करता हूं पटेरिया साहब आपका। हमारे साथ हैं विंध्य की वाणी, विंध्य की आवाज़, पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता बीजेपी के शंकरलाल तिवारी जी, उनको प्रणाम करता हूं मैं, स्वागत उनका। और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर। और दोनों ही हमारे जो राजनीतिक मेहमान हैं, और बल्कि तीनों मेहमानों को अगर आप शामिल करें एम्पायर के तौर पर पटेरिया जी को शामिल करते हुए, तो तीनों हमारे जो मेहमान हैं वो एक अच्छे प्रेक्षक, अध्येता अपने अपने क्षेत्र के, और विचारों को बहुत स्पष्टता से व्यक्त करने वाले हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छी चर्चा के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। पटेल साहब, जिस तरह से वीडी शर्मा कह रहे हैं कि तीसरी पीढ़ी को अवसर भी मिलेंगे, मौके भी मिलेंगे, और दूर दराज से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय आने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान हो और उनके स्वाभिमान को कोई चोट न पहुंचे। हालांकि इन सारी बातों में ये नहीं है कि इसके पहले कहीं ऐसा होता रहा है, लेकिन 2018 के नतीजे ये तो बताते हैं कि संगठन में कुछ कमजोरी आई थी, जिसकी वजह से 2018 में बहुमत के नज़दीक पहुंचकर भी बीजेपी चूक गई और कांग्रेस बाजी मार ले गई 5 सीटों से और सरकार बनाई। किस तरह आप देखते हैं संगठन की शक्ति की तरफ फिर लौटना ही बीजेपी के लंबे समय तक सत्ता में बने रहने का मूल मंत्र है? कितने सहमत हैं आप? जी पटेरिया साहब। सर जी। शरद जी, जिस किस्म का मूल पिंड है, जो मूल पिंड है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें संगठन सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, एक शिखर पर बैठा हुआ है। वहाँ कार्यकर्ता सबसे बड़े केंद्र में या सबसे मुख्य केंद्र में बैठा हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने काम करने के तौर तरीके को बदलाव करेगी तो मुझे लगता है वो डेविएट करेगी, और यही डेविएशन अगर देखा जाए कि 2018 के चुनाव में हुआ, जहाँ संगठन कमज़ोर हो गया या संगठन उस हालात में नहीं खड़ा हुआ जिस हालात में होना चाहिए था। एक ज़माने के भारतीय जनता पार्टी और उसके पूर्ववर्ती जनसंघ के लोग हमेशा एक बात कहा करते हैं कि जब वीरेंद्र कुमार सकलेचा का राज था, यानी वो मुख्यमंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, चाहे जनता पार्टी का शासन हो, तब सकलेचा जी के बारे में कार्यकर्ता कहते थे कि वो घर पहुंचने के पहले उनका काम हो जाया करता था। बाद में सने सने स्थितियां बदलती रहीं, नए किस्म के प्रयोग होते रहे, लेकिन 2018 में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को लगा कि उसकी उपेक्षा हो रही है और उसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिले। मुझे लगता है भाजपा इस बात को अच्छी तरह जानती है, संगठन जानता है, और उनका जो वैचारिक पुंज है संघ अच्छी तरह जानता है। इसलिए अगर आप पिछले साल भर के तो प्रयोग नहीं कह सकते हैं, अभी साल पूरा होने को है, लेकिन पिछले 10-11 महीने में जितने भी प्रयोग हुए हैं वो कार्यकर्ता आधारित प्रयोग भारतीय जनता पार्टी में हुए हैं। साल भर बीडी शर्मा को होने को आ रहे हैं, और बीडी शर्मा ने एक नवोन्मेषी प्रयोग किए हैं। दरअसल पीढ़ी अंतरण का आपने उदाहरण देखा होगा। अभी हाल में आपने नगरीय चुनाव के बारे में जो छन के खबरें आ रही हैं, उसमें कहा गया कि 50 साल से कम के लोग होंगे, विधायकों को महापौर का टिकट नहीं दिया जाएगा। यानी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा स्कोप पैदा करने की कोशिश बीडी शर्मा कर रहे हैं, और यही जो एक प्रयोग है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में नई किस्म की गति, ऊर्जा और क्षमता को पैदा करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस कमेंट के लिए, जिसको आपने विषय प्रवर्तन की तरह विषय की स्थापना भी की है। चौधरी साहब गहन चिंतन मनन में हैं। जाहिर तौर पर मस्तिष्क रूपी जो अश्व है, घोड़ा है, ये दौड़ता ही रहता है, और विचारों की श्रृंखला किसी वायुयान या किसी ट्रेन की तरह दौड़ती रहती है। उनकी भी विचार श्रृंखला दौड़ रही होगी और तुलना भी चल रही होगी कि आपके यहाँ ये तो हमारे यहाँ क्या। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सब सन्नाटा है, खामोशी है, वहाँ भी चल रही है चर्चा, लेकिन दो पार्टियों का अंतर है,
दोनों की भिन्नता है, एक काडर बेस्ड पार्टी है, एक आंदोलन की पार्टी है। एक पार्टी चुपचाप अंदर अंदर चलती रहती है, एक पार्टी बाहर उमड़ती रहती है जंगली झरने की तरह गर्जना करती हुई। चौधरी साहब, किस तरह देखते हैं आप? 1 साल पूरा हुआ, बधाई तो आप भी देना ही चाहेंगे वी डी शर्मा जी को, और इसी के साथ जिस तरह का एक रोड मैप तय किया है उन्होंने कि कार्यकर्ता को और मजबूत करेंगे, बूथ की मजबूती और बेहतर करेंगे, आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ेंगे, पेपरलेस करेंगे अपने कार्यालयों को, और बीजेपी ने विस्तार की नीति के तहत पूरे देश में और ख़ासतौर से जहां उसकी शक्ति और बेहतर है वहां जिला स्तर तक उसने अपने बेहतरीन कार्यालय स्थापित किए हैं। ये एक अच्छी रणनीति है, क्या कहेंगे? जी बेशक, सबसे पहले तो मैं बीडी शर्मा साहब को बहुत बधाई देता हूं। 1 वर्ष का उन्होंने सफल कार्यकाल किया है जी और उनकी संगठनात्मक क्षमता भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने देखी है, तो मैं भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मैं आपके जेस्चर को अप्रिशिएट करता हूं। जी मेहरबानी। दूसरा मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बताया है कि अब त्याग और तपस्या से काम नहीं चलेगा। अब प्यारेलाल खंडेलवाल, जिनका नाम ले रहे थे आप, और कुशाभाऊ ठाकरे साहब, राजमाता सिंधिया साहब, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, इनका दौर और इनकी कार्यपद्धति अब भारतीय जनता पार्टी में दूर की कौड़ी हो गई है। अब वो वाली बात नहीं रही कि एक कमरे में बैठकर कुशाभाऊ ठाकरे पूरे देश के अध्यक्ष हुआ करते थे और 11 अशोक रोड पर बैठ के पूरे देश में पार्टी चलाया करते थे। आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी धन से लवरेज है, अकूत धन है, तो बड़े बड़े विचार हैं, बड़े बड़े कार्यालय खोलने की मंशा है, और इसी से विचारधारा दिखती है कि कांग्रेस ने आजादी से लेकर 70 वर्षों तक राज्य किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी ये इच्छा व्यक्त नहीं की। वो चाहती तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं कांग्रेस के कार्यालय के नाम पे बना लेती है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन इनको कम मौका मिला। अब कम मौका में ही इन्होंने करोड़ों रुपए के कार्यालय दिल्ली में खोले और अब इस जिले में खोलना चाहते हैं, भोपाल में खोले। इससे एक मानसिकता दिखती है कि देश, भारतवर्ष विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। हमें अभी भी विदेशों से सहायता के रूप में धन मिलता है, अभी भी हम बच्चों को पोषण आहार देते हैं, अभी भी हमारे यहाँ बच्चे जो है गरीबी में रहते हैं, माताओं को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। उस देश में वो राजनीतिक दल जिसको जुमे जुमे अभी 7 वर्ष हुए हैं सत्ता संभाले इंडिपेंडेंटली, वो ये कहे कि मैं बड़े बड़े कार्यालय बनाऊंगा, बड़ी बड़ी जमीनें खरीदूंगा, तो ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक साधारण कोई भी राजनीतिक दल नहीं कह सकता है जब तक उसकी सीधे सीधे हस्ती कहीं ना कहीं पैसे वालों से संबंधित ना हो। तो चाहे अडानी जी हो, चाहे अंबानी जी हो, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में इस समय पूंजी है। देश के हाथ में क्या है, ये देश के लोगों को सोचना है। तो वो अगर ये कहें कि मैं बहुत बड़े कार्यालय बनाऊंगा, बहुत व्यवस्थित करूंगा, बहुत नई टेक्नोलॉजी लाऊंगा, मेरी नजर में ये पैसे की जो इफरात है उसकी जो है एक तरीके से बर्बादी है। इस देश को एक नए रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं जो देश की परिणति में नहीं है। जी चलिए, मैं इस पर टिप्पणी लेता हूं सीनियर लीडर बीजेपी के शंकर लाल तिवारी साहब से। तिवारी साहब, आपने सुनी टिप्पणी, पहले स्वतंत्र प्रेक्षक पटेरिया साहब की भी, और उसके बाद आपके अभिन्न मित्र, आपके अनुज चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी की भी बात आपने सुनी। जी, क्या कहेंगे आप? जी सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहूंगा जी कि जिस दिन से इसी बसंत पंचमी के समय पर वी.डी. शर्मा जी का पदार्पण हुआ था और उन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष की कमान संभाली थी, और पूरा 1 वर्ष ये जो रहा, भारतीय जनता पार्टी की झोली उपलब्धियों से भरी रही, और ये पार्टी के इतिहास की दृष्टि से भी यशस्वी वर्ष था। मैं आपके चैनल के माध्यम से, प्रदेश के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, मैं आदरणीय यशस्वी अध्यक्ष, लाडले अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जी, रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी की कार्यशैली, जैसा कि आपने स्वयं बताया कि कुशाभाऊ जी ठाकरे, श्रद्धेय हमारे प्यारेलाल जी खंडेलवाल, नारायण प्रसाद जी गुप्ता, ये सारे पुराने लोग, कितने नाम लें,
जिन्होंने अपना जीवन उसी दीपक की तरह तिल तिल करके होम किया माँ भारती की वेदी में और एक संगठन गढ़ने का काम किया। और ऐसे लोगों को तराशने का काम कैलाश जी जोशी, सुंदरलाल जी पटवा अपने मुंह से कहा करते थे जी अपने भाषणों में कि हमें तो ठाकरे जी ने और प्यारेलाल जी ने गढ़ा, तराशा और यहाँ तक पहुंचाया। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो पुरानी क्षमता होती उसी क्षमता के आधार पर नई पीढ़ियां काम करती हैं। तो कुशाभाऊ ठाकरे और प्यारेलाल जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पर पिछले एक वर्ष पर अपन चर्चा करने बैठे हैं। आप देखिए कि जिस समय वीडी शर्मा जी ने अध्यक्ष का पद संभाला, प्रदेश में एन के एन प्रकार कुछ सीटों से हमारी सरकार चलती हुई सरकार, विकास के लिए काम करती हुई सरकार नहीं बन पाई। और स्थिति ये बनी कि वो अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनने के बाद हमारी सरकार बनी और सरकार ही नहीं बनी, 28 विधायक, जहाँ 4-6 विधायकों से हमें कमी थी, वहाँ 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी के झोली में आए। उपचुनाव हुए, उसमें उन्होंने शर्मा जी ने अपनी संगठन क्षमता जो उन्हें ग्रास रूट से मिली है, एक सामान्य परिवार से आकर के संघ के खाटी स्वयंसेवक, उसके बाद विद्यार्थी परिषद का काम आपने स्वयं भी देखा है शरद जी, भोपाल में रह के, हम भी भोपाल में रहे, कि वीडी शर्मा को सुबह से शाम और रात और दिन कब होता था मुझे लगता है कभी याद नहीं रहता। वो ग्रास रूट में जाकर के 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष के छात्रों से, और जिस तरह उन्होंने प्रदेश के अंदर विद्यार्थी परिषद की एक विशिष्ट पहचान बनाई, हजारों हजार छात्रों को, युवकों को उन्होंने एक संगठनात्मक जमावट ही नहीं, आंदोलनात्मक रूप से भी विद्यार्थी परिषद को जो और उस नेता तैयार करने में उन्होंने जो योगदान किया, ये सब कोई नहीं कर सकता। ये समर्पित व्यक्तित्व ही जो कर्मठ है वो कर सकता है। मैं आपसे अंत में एक बात कह करके अपनी बात पूरी करूंगा, दोबारा मौका दीजिएगा। अभी राकेश जी ने कहा कि ये अट्टालिकाएं बनाने और विकासशील देश है। मैं राकेश जी को कभी कंडम नहीं करता, ना वो ऐसा कुछ कहते को कंडम करने लायक हो, वो बहुत ही विचारवान है। पर मैं एक बात बताऊं, क्षमा करिए, 50 साल तक राज किए और हमारे बैठने का तक ठिकाना नहीं है। अगर ये योग्यता है चौधरी जी तो मुझे तकलीफ है, आप कह रहे हो इसलिए, बाकी कांग्रेस की तो इतनी नहीं योग्यता है। विकासशील देश की बात करके, और ये जिला कार्यालय हमारे बने, प्रदेश कार्यालय हमारा बना, प्रदेश कार्यालय ठाकरे जी के जीवन में चलिए मैं लौटूंगा दूसरे चरण में। देखिए मैं एक आधा सेकंड जी, कांग्रेस वालों ने भी अट्टालिकाएं बनाई, ये जो कार्यालयों को अट्टालिका का शब्द दिया, मेरी आपत्ति है इसमें। ये कार्यालय बनाना, अट्टालिका बनाना नहीं था, कांग्रेस वालों ने अट्टालिकाएं तो बनाई पर अपनी निजी संपत्ति बनाई, अपनी स्वयं की अट्टालिकाएं बनाने में 50 साल लगे रहे। हमारे यहाँ का तो नियम है, सिद्धांत है, कार्यालय, कार्यक्रम, मैं पटेरिया साहब की तरफ चलूंगा, और इसलिए हम कार्यालय बनाने पर जोर देते रहे हैं और आज प्रदेश में सब जगह हमारे अपने कार्यालय है, देश में भी बन रहे। पटेल साहब, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका जिक्र हमने शुरू में किया कि व्यक्ति का स्वाभिमान और उसका सम्मान, और संयोग से हमारे साथ जो दोनों राजनेता हैं वो दोनों राजनेता स्वाभिमान और सम्मान के धनी भी हैं और उसको बहुत महत्व भी देते हैं। और चौधरी साहब तो इसीलिए पीड़ा के समंदर में भी डूबे और राजनीतिक परिवर्तन की तरफ भी बढ़े। निश्चित तौर पर यह भी एक राजनेता के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि कायांतरण जैसी प्रक्रिया होती है जब आप अपनी मूल पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं, बहुत आसान नहीं है ये सब कुछ। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो काम है कार्यकर्ता को गढ़ने का, बीजेपी अभी सफलता के अश्व पर सवार है, आगे बढ़ रही है और उसका काडर और उसकी विचारधारा उसके सबसे महत्वपूर्ण साथी है। कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं, लेकिन वो अपनी रिदम को ढूंढने की कोशिश कर रही है और मुझे लगता है असफलता से बेहतर कोई साथी होता नहीं। अगर आप रिदम को गंवा देते हैं तो उस लय को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी है असफलता के थपेड़ों का लगना। किस तरह आप दोनों पार्टियों को यहां देखते हैं? एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। जी जी शरद जी, दोनों पार्टियों को मूल पिंड में बहुत फर्क है।
कांग्रेस लीडर बेस पार्टी है, यानी नेता आधारित पार्टी है और उसमें नेता के चमत्कार के साथ में कार्यकर्ता चला करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ता के चमत्कार से नेता चलते हैं। सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी में बलराज मधुक से लेकर तमाम नेताओं ने पार्टी को छोड़ा और वो तिरोहित हो गए, कहीं नहीं बचे। लेकिन कांग्रेस में शरद पवार जैसे लोग हैं, ममता बनर्जी जैसी लोग हैं जो अपने मूल धारा को छोड़कर स्प्लिट हुए और अपनी अलग ज़मीन और अलग पहचान बनाई। सबसे बड़ी बात है दोनों के मूल पिंड में बहुत बड़ा फ़र्क है। कांग्रेस में चमत्कार को नमस्कार होता है, नेतृत्व का जो सबसे बड़ा सिरा है उसके साथ साथ कार्यकर्ता खड़ा होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस में एक सुनहरे धागे की तरह है जो उसको एकता के धागे में बांध के रखता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संघ और संगठन, इसका मतलब कुल मिला के कार्यकर्ता होता है, जहाँ पर कार्यकर्ता प्रधान सारी संरचनाएं होती हैं। तो दोनों का मूल पिंड में बहुत फ़र्क है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो ध्येय वाक्य है चरौती चरौती, पिछले 30 सालों में इतना चले हैं कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपनी आप की बड़ी पहचान 2 से लेकर 303 तक 303 तक पहुंच गए हैं। मुझे लगता है दोनों का बड़ा फ़र्क है। कांग्रेस से भाजपा को बहुत कुछ सीखना चाहिए। भाजपा ने तो कांग्रेस से बहुत कुछ सीख लिया है और सत्ता के जो सारे धतकर्म हैं वो कांग्रेस से उन्होंने सीखे हुए हैं और उसमें बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी चौधरी साहब, ये एक बड़ा सवाल है कि बीजेपी से आपने क्या सीखा? बीजेपी से जो सीखने लायक दिखता है, जैसे कहा जाता है कि कर्म प्रधान है जग ये, तो राजनीतिक व्यवस्था में हमने ये देखा कि चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे पश्चिम बंगाल में अभी तृणमूल की भी बात कर लें, और बीजेपी तो सर्वमान्य रूप से स्थापित पार्टी है ही, क्योंकि कहा यही जाता था कि पहले 2 ही कार्डर बेस पार्टी होती थी, बीजेपी और बीजेपी से भी पहले कम्युनिस्ट। तो क्या सीखने की बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता प्रधान पार्टियां ही सफलता के शिखर पर टिक सकती हैं, लंबी पारी खेल सकती हैं। जी संक्षेप। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि कार्यकर्ता को मजबूत करेगी वही पार्टी रहेगी आगे चल के। कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ता के बारे में सीखना चाहिए और कार्यकर्ता को किस तरीके से प्राथमिकता देनी है ये कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से सीखना पड़ेगा। लेकिन किस भारतीय जनता पार्टी से? जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही, जो सत्ता में लिप्त हो गई, उससे अब क्या सीखेगी कांग्रेस पार्टी? भाई यहाँ हम ये सीखें कि किसी जमाने में जो नेता हुआ करते थे बहुत त्यागी हुआ करते थे, आज अगर उनके पास हम संपत्तियां देखें राज्य के नेताओं में जो बहुत सीख के आए हैं और उन्होंने अकूत संपत्ति बना ली है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को बनाने की कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस अगर बनाना चाहे, सीखना चाहे, तो उस भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को समझे जो सत्ता से पहले की भारतीय जनता पार्टी थी, जो संगठन जो है पुराने लोगों का था। वर्तमान लोगों का संगठन मैं उसको उपयुक्त नहीं मानता हूं और ना ही हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। आपने एक बात बहुत बेहतर कही है कि कांग्रेस आंदोलन से निकल के आई है, तो कांग्रेस में लीडर बेस पार्टी है और ये हकीकत भी है कि अगर कार्यकर्ता को हम और सहेज लेंगे तो कांग्रेस में लीडरशिप भी अच्छी रहे और कांग्रेस आंदोलन से निकल के आई है। इसलिए गर्व है इस बात का कि भारत की आजादी से लेकर 70 वर्षों तक कांग्रेस को आगे बढ़ाने का अगर काम किया है तो कांग्रेस की विचारधारा ने किया है जी। और विचारधारा बदलने की आवश्यकता नहीं है। चौधरी साहब की बातों का मर्म ये प्रतीत होता है कि अगर लीडर बेस्ड पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड हो जाए, और कार्यकर्ता के महत्व को ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता कांग्रेस में इग्नोर्ड है, लेकिन इतना ज़रूरी है कि खुला खेल फर्रुखाबादी होने के चलते कार्यकर्ता और लीडर में कई बार ऐसी भिड़ंत होती है कि दोनों ही बाद में इस सन्नाटे में होते हैं कि इस कहासुनी के बाद हमारे हाथ क्या लगा। इस पर नियंत्रण की ज़रूरत है और वहाँ अनुशासन, क्योंकि चौधरी साहब खुद उस कष्ट से गुजरे हैं, तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि चाहे एक बड़ा नेता हो या एक कार्यकर्ता हो। तिवारी साहब, सत्ता की कुछ अनिवार्य बुराइयां होती हैं, मैं समझता हूं इस मंच पर उनकी चर्चा खुलकर करना आपके लिए असहज होगा और मैं उसकी अपेक्षा भी नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूरी है कि जिस बीजेपी को आपने देखा है, आपकी धवल श्वेत दाढ़ी और आपका व्यक्तित्व बता रहा है कि हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, क्योंकि बीजेपी जिस तरह आगे बढ़ रही है तो इसके लिए बच्चन साहब को शायद कोई नई कविता उनकी ढूंढनी पड़ेगी हमें भी।
लेकिन इतना ज़रूर है कि कई परिवर्तन ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से बीजेपी के नेताओं के भीतर भी, हर पीढ़ी के उसके भीतर भी एक एक बेचैनी भी है कि ठीक है, हम खूब तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे लिए अब इस पार्टी में एक समुचित जगह, एक समुचित स्थान है, जिसकी चर्चा बंसल न्यूज़ ने भी वीडी शर्मा जी से की और उन्होंने माना कि कार्यकर्ता का स्वाभिमान भी सुरक्षित रहे और हर कार्यकर्ता के पास काम भी रहे। जी। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही कुल इतना है। मैंने जैसा कि अभी पहले जल्दी जल्दी में कहा था, प्रथम कार्यालय, फिर कार्यक्रम और कार्यकर्ता। हर कार्यकर्ता को कहीं न कहीं काम देना और उसे व्यस्त रखना पार्टी के काम की दृष्टि से, ताकि वो मस्त भी रहे। जब काम रहता है तो कार्यकर्ता मस्त में काम भी करता है। आप देखिए वीडी शर्मा का यशस्वी वर्ष जो था ये पिछला, मैं उसे स्वर्णिम काल कह रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, पर स्वर्णिम काल इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि जिस ढंग से प्रदेश के अंदर सरकार न बनने के बाद कार्यकर्ताओं में एक वातावरण था और थोड़ी सी स्थिति भी कुंठापूर्ण बन गई थी। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को सत्ता से कोई अंतर नहीं पड़ता है, पर वातावरण का असर तो सब पे पड़ता है। उसके बाद वीडी शर्मा के पदार्पण होते ही उन्होंने उपचुनाव की बात तो मैंने कह ली है, उपचुनाव जीते, 28 विधायक आए, पर आप देखिए एक दिन भी कार्यक्रम की दृष्टि से कार्यकर्ता को खाली नहीं बैठने दिया। उन्होंने जिला कमेटियों का गठन किया, मंडल कमेटियों का गठन किया, कहीं से चींचा नहीं, कहीं से कोई विरोधाभास नहीं। एक एक मंडल कमेटी, सैकड़ों की संख्या में मंडलों में अध्यक्ष और पदाधिकारी बनाना, जिले में बनाना, और उसके बाद उन्होंने और प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन किया, जिसे समूचे लोग चुनौती का विषय। मंडल प्रशिक्षण वर्ग उनने कराए, जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण कराया, अभी विधायकों का प्रशिक्षण हुआ, और इसके अलावा प्रदेश और देश के अंदर राजनीतिक परिस्थितियों के कार्यक्रम भी सफलता पूर्वक रहे। हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य है, हर कार्यकर्ता को काम और हर दिन का काम निरंतर उसे कार्यक्रमों से जोड़े रखना। मैं आपको भी जल्दी देखना चाहूंगा एक प्रमुख भूमिका में। तिवारी साहब, मेरी बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से मुझे लगता है कि आपने चीज़ों को देखने की कोशिश की है और आपकी वाणी तो हमेशा से ही गूंजती रही है, तो आपकी भी भूमिका, केंद्रीय भूमिका फिर हो, अभी भी है केंद्रीय भूमिका, लेकिन और सक्रियता से आप सामने आए। बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम जी। कृपा। चौधरी साहब को भी बहुत, उनको भी मैं चाहूँगा कि उनका जो ओज और ताब है, वो कई बार राख जो है भीतर अंगारों को ढक जरूर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें ताप में कमी होती है या आग में कमी होती है। तो चौधरी साहब भी वही हैं, वक्त और परिस्थितियों का एक भंवर आता है, वो भी निकल जाएगा। उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और पटेरिया साहब की गहरी और मर्मभेदी टिप्पणियों के लिए भी बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यही है कि सफलता आपके साथ चलती है, लेकिन सफलता के लिए भाग्य जो है वो शायद कुछ प्रतिशत ही मददगार हो सकता है। असली चीज़ ये है कि अगर आप लंबे समय तक सफल होना चाहते हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि विकेट कीपर कैच छोड़ देगा और गेंद सीमा रेखा के पार हो जाएगी और 4 रन ही आपको जीतने के लिए ज़रूरी हैं। आपको भले ही एक जीवन दान मिला है, लेकिन लोग यही कहेंगे कि आप जीत गए, भाग्यशाली थे। शायद एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार नहीं होगा। और बीजेपी इस चीज़ को समझती है, कांग्रेस ने इस चीज़ को समझा है कि उससे चूक हुई है, वो भी अपने को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो अच्छे तरीके से सबक सीख कर अपनी सफलता को और बेहतर करेगा और जो असफलता को सफलता की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, वो फिर चमकता हुआ नजर आएगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए।